हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी सुमो एक्सप्लेनर। और आज का स्टोरी है वो एक रोमांटिक लविंग एंड जेलसी टाइप का क्यूट लव मानवा है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सो लेट्स प्ले वीडियो। यून सियोल अपने माता पिता की याद में रखी गई तस्वीरों के पास खड़ी थी। हवा में गम भरा हुआ था और वो उनके चले जाने का दर्द महसूस करते हुए लगातार हो रही थी। उसके दिल में बस एक ही सहारा बचा था, उसका दादाजी। जब से उसे होश था, उसके दादाजी ही उसका सहारा थे। उसके माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही उसे संभाला था। उसी पल से यून सियोल ने मन में ठान लिया था कि वो हमेशा अपने दादाजी को खुश रखेगी। लेकिन सबसे मजबूत सहारे भी एक दिन कमजोर पड़ जाते हैं। हाल ही में उसे एक दर्दनाक सच्चाई का पता चला था। उसके दादाजी को पैंक्रेटिक कैंसर का आखिरी स्टेज था। उनके पास अब बहुत कम समय था और मौत से पहले उन्होंने एक आखिरी इच्छा जताई थी। वे उसे शादीशुदा देखना चाहते थे। युन सियोल का दिल टूट गया। शादी? वो इतनी छोटी थी और ये सब बहुत जल्दी लग रहा था। लेकिन दादाजी की उसके भविष्य को लेकर चिंता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कॉलेज में सुखियान, जो उसका बेफिक्र और हंसमुख दोस्त था, उससे मिलने आया। अचानक उसके मन में एक विचार आया और वो उसे क्लास से खींचकर बाहर ले आई। बाहर आकर वो कुछ पल हिचकिचाई, फिर अचानक बोल पड़ी, तुम मुझसे शादी करोगे? सू एक पल को जम गया, फिर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल करूंगा। थोड़ा अचानक है, लेकिन तुम प्रपोज करो और मैं मना कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हंसते हुए बोला, लेकिन शादी 30 की उम्र में करेंगे, ठीक है? यूनसियोल कुछ और समझाती तभी उसका फोन बज गया। एक दोस्त ने उसे पास ही कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलने को बुलाया था। सू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मजेदार लगता है, कल बात जारी रखते हैं। यूनसियोल, मैं चलता हूँ। यूनसियोल ने मजबूरी से मुस्कुरान दी। ठीक है, जाओ, मैं बस मजाक कर रही थी। सू ने हंसते हुए उसके गालों को खींचा। मुझे पता था, पर फिर भी दिल जोर से धड़क रहा था। और वो हाथ हिलाकर चला गया। यूनसियोल उसकी दूर जाती शक्ल को देखती रह गई और उसका सीना भारी हो गया। उसने खुद से झुंझलाकर कहा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किससे उम्मीद लगा ली थी? वो तो कभी सीरियस होता ही नहीं है। उसके अंदर सवाल उमड़ रहे थे। क्या वो मुझे एक बार भी गंभीरता से नहीं ले सकता? क्या मेरा चेहरा इतना भी गंभीर नहीं था? इसी सोच में वो चलते चलते किसी से टकरा गई। वो घबराकर माफी मांगने लगी, लेकिन सामने खड़े आदमी ने ठंडे लहजे में बीच में ही रोक दिया। अगली बार ध्यान से चलिए, बस सपने ही मत देखते रहिए। उसकी ऐसी रूखाई पर यूनसिल भड़क गई। अगर आपको दिख रहा था कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूं, तो आप खुद बचकर निकल सकते थे। आपने जानबूझकर टक्कर मारी है ना? वो कुछ कह पाता, उससे पहले एक कार तेजी से उसकी तरफ आई। आदमी ने झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बचाया। उस खींच के चलते वो उसके सीने पर जा गिरी। उनके चेहरों की दूरी इतनी कम थी कि गलती से उनके होठ एक दूसरे को हल्का सा छू गए। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। होश आते ही उस आदमी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। वो लड़खड़ा गई, चेहरा लाल पड़ गया। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, गलत मत समझो, कार तेज आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें खींचा। हाँ हाँ, धन्यवाद। वो बुरी तरह झेंपते हुए बोली। चलो ये मान लेते हैं कि ये सब हुआ ही नहीं। आज का दिन दोनों का ही खराब है। वो जाने लगी तभी उसकी आवाज ने उसे रोक लिया। जरा ठहरिए, अपनी जान बचाई है आपकी। शुक्रिया तो बोलिए। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। या फिर अभी जो छोटा सा किस हुआ है, उसका मुआवजा भी चलेगा? यूनसियोल तमतमा गई। कौन सा किस? हमारे होठ बस छुए थे, इतना बड़ा मामला मत बनाओ। फिर तंज भरे स्वर में बोली, क्या बात है? कहीं तुम पहली बार किस कर रहे थे? वो हंस पड़ा। क्या ऐसा लग रहा है? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने कभी किसी को किस ही नहीं किया। गुस्से में यून गर्जी। तुम में ऐसा क्या खास है? मुझे तो याद भी नहीं कि तुम्हें किस किया हो। वो और मुस्कुराया। सच में, लोग अपना पहला किस ऐसे जल्दी नहीं भूलते। यून का पारा चढ़ गया। पहला किस? दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम मेरे 108वें किस हो। और वो गुस्से में मुड़ गई। और फिर दिख गए तो बात मत करना, समझे? पागल इंसान। वो वहां खड़ा उसे देखते हुए जा रहा था, आंखों में हल्की दिलचस्पी। 108? मजेदार लड़की है, वो बुदबुदाया। कैंपस में वापस क्लास में बैठी यूनसियोल का ध्यान कहीं और था। उसके आसपास दोस्त हंस रहे थे, पार्टी की बात कर रहे थे, पर उसकी सोच उसी टक्कर वाले आदमी पर अटकी हुई थी। तभी प्रोफेसर आए। आज आप सबके लिए एक खास गेस्ट लेक्चरर आए हैं। ये अगले सेमेस्टर से आपकी क्लास लेंगे। उन्होंने अपना नाम बताया, गुंग जॉन योंग। यूनसियो पत्थर की तरह जम गई। ये तो कल वाला पागल इंसान है।
वो सीट में सिकुड़ गई, चेहरा लाल। उसने खुद को नोटबुक के पीछे छिपाया। कहीं मैंने गलत तो नहीं देखा, प्लीज गलत ही हो। तभी उसकी तेज आवाज आई, तुम जो किताब को ऐसे पकड़े खड़ी हो, नाम बताओ। यूनसियोल घबरा गई। मैं चोई यूनसीवसा। वो मुस्कुराया। मिस चोय, किताब को काटने से उसमें लिखी बातें दिमाग में नहीं जाती। क्लास हंस पड़ी और यूनसियोल का चेहरा जल उठा। वो फिर मुस्कुराया। चलो अब पेज 108 समझाओ। फिर रुक कर बोला, ओह माफ कीजिएगा, 10.8 कहना था। वो पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। क्लास खत्म होने पर सूजन प्रोफेसर से बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ पढ़ाने वाले हैं? चलिए कॉफी पीते हैं। प्रोफेसर ने हल्के मुस्कुरान के साथ कहा, मुझे काम है और प्रोफेसर स्टूडेंट की कॉफी ठीक नहीं लगती। किसी ने सूजन से पूछा, तुम उसे जानती हो? सूजन ने कहा, हाँ हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं। दोपहर में यूनसियोल के दोस्त ने लंच का सुझाव दिया पर वो बोली, नहीं मैं घर जा रही हूँ, बस थक गई हूँ। रास्ते में उसे प्रोफेसर सामने दिखे। हिम्मत करके उसने आवाज लगाई, मिस्टर कैंग, क्या हम बात कर सकते हैं? वो रुके। मैं? मुझे माफ कीजिए, हमारी पहली मुलाकात ठीक नहीं थी, क्या हम इसे क्लास में ना लाएं? उन्होंने ठंडी नजर से उसे देखा। मैं? तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराए। मैं क्लास में हमेशा प्रोफेसर की तरह ही व्यवहार करता हूँ, घमंड मत करो। यूनसियोल दंग रह गई। वो बिना कुछ और बोले चले गए। शाम को घर पहुंचते ही दादाजी का फोन आया। यूनसियोल कैसी हो? मैं ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, इस शनिवार एक पुराने दोस्त के बेटे से मिलने शहर आ रहा हूँ, तुम भी आना। ठीक है दादाजी। अगले दिन वो दादाजी के साथ एक शानदार घर पहुंची। मेजबान बाहर ही स्वागत करने आए। कांग जिन, इतना बड़ा आदमी होकर मेहमानों को खुद लेने आए, दादाजी ने हंसकर कहा। कांग जिन बोले, अरे मैं तो इस बच्ची से मिलने के लिए खुद आया हूँ। उसके दादाजी ने उसका परिचय कराया। ये हमारे बेटों तुम्हारे माता पिता के भी बहुत करीबी थे। कांगजिन और उनकी पत्नी हियुक ने मुस्कुराकर स्वागत किया। अंदर आइए, हियुक ने कहा। चलते हुए कांगजिन ने कहा, तुम्हारे परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे बिना टीजे कॉप आज यहाँ नहीं होता। दादाजी ने तुरंत टोका, ऐसा मत कहो। घर के अंदर पहुंचते हुए कांगजिन ने भारी आवाज में कहा, मुझे अफसोस है कि आपके माता पिता के जानने के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाई। वो बोल ही रही थी कि उसने उसे प्यार से रोक दिया। उसकी आवाज़ नरम और सुकून देने वाली थी। चलो अभी इतनी भारी बात मत करें प्यारी। तब टेयान ने माहौल हल्का करने के लिए एक गर्म मुस्कान दी और कहा, अगर तुम चाहो तो खुद को हमारे परिवार का हिस्सा मान सकती हो। मुझे सच में खुशी होगी अगर मेरी एक बेटी भी हो जाए, शायद तुम्हारे लिए एक छोटा भाई और बड़ा भाई भी बन जाए। उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, टेयान तुम उसे शर्मिंदा कर दोगे। तुम हमेशा से बेटी चाहते थे और अब मौका मिला तो तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। तभी उन्होंने सामने इशारा किया, देखो ये रहा हमारा दूसरा बेटा जोंगसोन। हेलो बोलो। युवा लड़के ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं कांग जोंग सून हूँ। सब लोग बातें कर रहे थे, तभी बाहर से किसी के आत्मविश्वासी कदमों की आवाज़ गूंजी। सबकी नजरें उस तरफ घूमी और कमरा जैसे एक पल के लिए थम गया। अंदर आया उनका बड़ा बेटा कांग जुनयांग। यूनियल की आंखें चौड़ी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले उसे तेज आती कार से बचाया था। दोनों एकदम रुक गए और बिना पलक झपके बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे ये पल बिल्कुल अप्रत्याशित था। जुनयांग ने खामोशी तोड़ते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है किस्मत भी मजाक करना जानती है ना? यूनियल ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करते हुए बोली, चलो अभी इतनी भारी बात मत करें प्यारी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज़ विनम्र थी पर थोड़ी संभली हुई। जुनिया की आंखों में हल्की शरारत चमकी। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं, और अब लगता है सब याद आ गया, खासकर वो बात। वो झट से बोली, चेहरा गर्म पड़ गया। रुकिए, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। और फिर बोली, हाँ मुझे सब याद है सर। उसने सर थोड़ा अटक कर बोला। वो हल्का हंसा। क्लास के बाहर मुझे जुनियांगी कहना? यूनियल ने सीधी होकर कहा, मैं कैसे कह दूं, आप मुझसे बड़े हैं और ज्यादा समझदार भी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ओह समझदार, मतलब वो फर्स्ट किस वाली समझ? वो हंसा, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं, तुम तो 100 से ज्यादा बार ये कर चुकी हो। उसका चेहरा लाल हो गया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आराम से बोला, ठीक कह रहा हो ना मिस जॉय? यूनियल तंग आ गई। आप हद बार कर रहे हैं। आपके माता पिता और मेरे दादाजी की वजह से मैं सम्मान से बात कर रही हूँ, नहीं तो। उसने उंगली उसकी तरफ उठाई। ध्यान रखिए, बाहर हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, समझे? वो कंधे उचकाता बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, किसी दिखावे की जरूरत नहीं, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता। वो मोड़ा और चला गया। यूनियल वहीं खड़ी रह गई, मुट्ठियां भींचे, गुस्सा भीतर उबल रहा था।
कॉलेज में यूनियल ने अपनी दोस्त से कहा कि वो शादी के लिए किसी अच्छे साथी की तलाश कर रही है और उसने तो सोयुन को भी प्रपोज कर दिया था। दोस्त हैरान हो गई, तुम ऐसे किसी से भी शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? फिर उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें कोई समझदार और स्थिर इंसान चाहिए, कोई भी नहीं। अचानक उसकी दोस्त को एक बात सूझी, मेरी मौसी शादी कराने का काम करती है, चलो तुम्हारे लिए एक रिश्ता सेट करते हैं। बिना उसके जवाब का इंतजार किए उसने तय भी कर दिया, इस शनिवार को मिलवाती हूँ। शनिवार होटल में यूनियल अपने रिश्ते के लिए बैठी इंतजार कर रही थी। लड़का आया, उसने नम्रता से अपना परिचय दिया, पर कुछ ही देर में अपनी ही तारीफें करने लगा। अगले शनिवार दूसरा लड़का मिला। वो इतना खान पान का पाबंद था कि उसे खाने ही नहीं दे रहा था। आने वाले हफ्तों में तरह तरह के लोग मिले, कोई बहुत बेधड़क था, कोई भूत प्रेत की बातें कर देता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सही इंसान मिलना कितना मुश्किल है। एक शनिवार एक लड़का मिला जो सच में ठीक लगा। बात करते समय उसका प्याला गिर गया और लड़के ने तुरंत अपना रुमाल बढ़ा दिया। ये छोटी सी बात उसे थोड़ी उम्मीद दे गई कि शायद कोई अच्छा इंसान मिल ही जाए। उसी होटल में दूसरे कोने पर जुनियांग फोन पर अपनी माँ से बहस कर रहा था। आप मुझसे पूछे बिना वादे क्यों कर देती हैं? उसकी आवाज चिड़ी हुई थी। माँ ने शांत स्वर में कहा, मैंने नहीं किया, मेरी दोस्त अपनी बेटी को तुमसे मिलवाना चाहती थी, तुम्हारी कंपनी के काम देखकर। फोन कटते ही किसी ने उसे आवाज दी। एक लड़की हंसते हुए सामने खड़ी थी। वो बोला, तुम जानी पहचानी लगती हो, कहीं मिले हैं क्या? लड़की चमकते चेहरे से बोली, हाँ, पिछले साल प्रिंस इवान की पार्टी में मिले थे। और बिना रुके बताने लगी कि कैसे वो अपनी पहचान से उसकी कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। जुन्यांग की झुनझुनाहट साफ दिख रही थी। आखिर उसने उठकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे काम है, मैं चलता हूँ। लड़की बोली, शायद समय ठीक नहीं था, और वो चली गई। जुन्यांग ने राहत की सांस ली और बैठ गया। दूसरी तरफ यूनियल की मुलाकात। बातें ठीक चल रही थी, पर तभी अचानक लड़के ने कहा, मैंने 30 लाख लगाए हैं सिर्फ अपने स्तर की लड़की से मिलने के लिए। यूनियल दंग रह गई। उसके रिएक्शन देखकर वो लड़का उसका हाथ पकड़कर बोला, झूठ मत बोलो, तुम जैसी लड़कियां मैं जानता हूं, चलो कमरे में चलते हैं, नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा। यूनियल का गुस्सा फट पड़ा, करो रिपोर्ट, मुझे कोई डर नहीं। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। जुनियांग पास से गुजर रहा था और रुक गया। लड़का बोले जा रहा था, अगर पैसे चाहिए तो मैं जल्दी दिला सकता हूं। यूनियल ने दांत खींचकर खुद को संभालने की कोशिश की, और इससे पहले कि लड़का फिर बोले, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यूनियल ने ऊपर देखा। जुन्यांग खड़ा था, ठंडी नजरों से उस आदमी को देखता हुआ। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो लड़का दर्द से पीछे हट गया। जुन्यांग ने कुछ नहीं कहा, बस यूनियल का हाथ पकड़ा और तेजी से उसे वहां से बाहर ले गया। वो तेजी से चल रहा था और यूनियल उसके पीछे पीछे गिरते पड़ते चल रही थी। वो हाँफते हुए बोली, धन्यवाद। मुझे नहीं पता अगर आप वहां नहीं होती तो क्या हो जाता, वो हाफते हुए बोली। फिर उसने अपनी पकड़ में आई अपनी हथेली को देखा और कहा, अब छोड़ भी दो जूनियोंग। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और पूछा, तो तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? झुंझलाकर वो बोली, कुछ भी हो, इससे तुम्हें क्या? जूनियोंग उसकी तरफ मुड़ा और हल्के सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे कपड़े देखकर तो लगता है कि डेट ही थी, जब तक कि उस आदमी ने जो कहा वो सही हो। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने तुरंत मना किया। वो पास ही रखी कुर्सी पर बैठ के और लंबी सांस ली, फिर बोली, मेरे दादाजी बीमार हैं, उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए। मेरी दोस्त की आंटी मैच मेकिंग चलाती हैं, तो मैंने सोचा एक बार कोशिश कर लूं। जूनयोंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा, मैंने सुना था कि शादी और प्यार हर लड़की का सपना होता है, ऐसे ब्लाइंड डेट पर जाना ठीक है? वो फिर से गहरी सांस लेते हुए बोले, आसान नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी की खुशी के लिए मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पत्नी का नाम चाहिए। जूनयोंग उसे चुपचाप देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। वो धीरे से बोली, मुझे लगा था कि पहले वाला आदमी ठीक था, लगा था दादाजी की इच्छा पूरी हो जाएगी। जूनयोंग पास ही कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठ गया। वो जैसे किसी हिसाब में लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चो यूनियन, मुझसे शादी कर लो। यूनियन एक पल के लिए जम गई, फिर हंसते हुए बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। तुमने ही तो कहा था कि अगर कोई शादी के लिए पूछेगा तो मना नहीं करोगी। उसकी हंसी रुक गई। हाँ, लेकिन तुम क्यों? जूनयोंग थोड़ा सा झुककर शांत स्वर में बोला, क्योंकि ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है। हम दोनों की जरूरतें मिलती हैं और हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तुम्हारे दादाजी खुश हो जाएंगे। वो संदेह से बोली, और तुम्हें क्या फायदा? जूनयोंग बोला,
जैसे तुम्हें पत्नी का नाम चाहिए, मुझे पति का स्टेटस चाहिए। मैं भी यहाँ उसी वजह से आया हूँ। अगर मैं किसी और से शादी करूँगा तो मुझे उनकी भावनाओं से भी निपटना होगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ नाम चाहिए, ये हम दोनों के लिए आसान है। वो उसे ध्यान से देखते हुए बुरी तरह उलझ गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि हम शादी करेंगे। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? जूनयोंग ने हल्की कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, 3 दिन। तीसरे दिन शाम 5 बजे उसी पार्किंग में मिलना जहां हम पहली बार मिले थे। अगर नहीं आई तो मैं इसे ना समझूंगा। 3 दिन बाद पार्किंग में जूनयोंग तय समय पर खड़ा था। वो घड़ी देखता रहा। 4:50, फिर 5:10। उसने कार का दरवाजा खोला और मन में सोचा, मैं यहाँ आया क्यों? तभी किसी ने उसे पुकारा। वो मुड़ा तो यूनियल उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी। सॉरी, बहुत सॉरी, मैं लेट हो गई। क्लास देर से खत्म हुई। वो गंभीर आवाज में बोला। तुम 10 मिनट लेट आई हो। वो अपनी सांस संभालते हुए बोली, मैं तुम्हारा ऑफर मानने आई हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो सीधी खड़ी होकर बोली, ये शादी गुप्त रहेगी, कम से कम मेरी ग्रेजुएशन तक। तुम कॉलेज में काफी फेमस हो और अगर किसी को पता चला तो मेरी बुरी हालत हो जाएगी। जू यंग मुस्कुराया। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तो फिर मिस चोई अच्छा साथ रहेगा। लेकिन उसने अचानक उसे अपनी तरफ खींच किया। वो उसके सीने से टकरा गई। चौंक कर उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? वो हल्की शरारती मुस्कान के साथ बोला, अब हम कपल हैं, थोड़ा तो कपल जैसा दिखना चाहिए। किंग मैंशन में डिनर के दौरान जीनियोंग ने सबके सामने घोषणा की कि मैं चंद सोयल से शादी करने वाला हूँ। उसके पिता खुश हुए। मिस्टर ची की पोती, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मिसेस कैंग के चेहरे पर चिंता थी। वो बोली, तुम दोनों कितने समय से रिलेशनशिप में हो? तुम तो पिछले हफ्ते ही उनके कैंपस में पढ़ाने गए थे। इतनी जल्दी फैसला? जिनयोंग शांति से बोला, हम बहुत पहले से डेट कर रहे हैं, बस मैंने आपको नहीं बताया। वो हल्का मुस्कुराया, और इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं है जब आप मुझे अपनी दोस्तों की बेटियों के साथ ब्लाइंड डेट के लिए भेजती हैं। चिंता मत कीजिए माँ, मैं यूनियल से इसीलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मिसेस कैंग अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। जिनयोंग, उसे घर बुलाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। अगले दिन फोन पर यूनियल घबरा गई। अगर उन्हें शक हो गया तो? जिनयोंग शांत शब्दों में बोला, प्लान के हिसाब से ही जवाब देना। मैं तुम्हें यूजुअल जगह पर मिलूंगा, लेट मत होना। अगले दिन कैंग हाउस में मिसेस कैंग ने उसे कहा, जिनयोंग, तुम्हें अकेले ही छोड़कर कैसे चला गया? यूनियल ने असहज होकर कहा, उन्हें एक जरूरी काम था, इसीलिए मैं अकेले आई हूँ। मिसेस कैंग ने पूछा, तुम कॉलेज में हो, क्या ये फैसला जल्दी नहीं है? यूनियल ने अपनी जगह सीधी होकर कहा, हमने तय किया है कि ग्रेजुएशन तक ये बात सीक्रेट रहेगी। मिसेस कैंग ने फिर पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे बेटे से प्यार करती हो? यूनियल ने पूरी कोशिश करके कहा, हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या जिनयोंग भी तुमसे प्यार करता है? यूनियल चुप हो गई। तभी दरवाजा खुला। माँ, ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए था ना? जिनयोंग अंदर आया और यूनियल को अपने बाहों में ले लिया। मैंने कहा था हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कैसे साबित करो? वो यूनियल को देखकर मुस्कुराया। माँ कुछ अजीब नहीं पूछ रही ना जान? वो झेंप कर बोली, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ आपकी फिक्र कर रही थी। घर जाते समय वो झुंझलाकर बोली, तुम्हें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो बोला, वरना माँ मानती नहीं। तुम्हें मुझे गले लगाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए था, कितना अजीब लग रही थी। हम एक दूसरे को बेरली जानते हैं और तुमने मुझे पहले भी नहीं बताया। घर पहुंचकर उसने कहा, थैंक। लेकिन वो बाहर निकल पाती इससे पहले उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हथेली पर किस कर दिया। लगता है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। प्रैक्टिस? हाँ, प्रैक्टिस। हर मौके पर हमें असली कपल जैसा दिखना होगा। वो घबरा गई। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो आगे झुककर बोला, देखो अभी भी तुम कंफ्यूज्ड हो, जैसे अभी। वो और लाल हो गई। घबराकर उसने उसे धक्का दिया। मैंने कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और जल्दी से उतर गई। उसके बाद दादाजी का फोन आया। तुमने पहले बताया होता तो मैं तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता। वो मुस्कुरा दी, लेकिन मन में घबराहट भी हुई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वो फिर कार की खिड़की पर झुककर बोली, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। वो हिचकते हुए बोली, क्या हमें किसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी? उसने शरारती नजरों से देखा। तुम क्या सोचती हो? बिना जवाब का इंतजार किए उसने उसका चेहरा पकड़ लिया और होंठों पर किस कर दिया। वो जम गई। किस गहरा हो गया। बहुत देर बाद वो पीछे हटकर बोला, ये शादी वाली किस थी? शादी होने वाली है तो पहले से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? वो शर्म से लाल होकर भाग गई। जिनयोंग कार में पीछे टेक लगाकर बैठ गया, चेहरा हल्का गुलाबी। अगले दिन कॉलेज में उसने अपने दोस्तों को देखते हुए सोचा कि किसे बताए। उसने जिनयोंग से पूछा था, क्या मैं अपनी एक दोस्त को बता सकती हूँ? उसने हाँ कर दी थी। वो योंगन के पास गई।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। योंगन ने मजाक किया। क्या शादी कर रही हो? वो अटक गई। असल में हाँ। योंगन का मुंह खुला रह गया। क्या? किससे? वो उसे एक शांत जगह ले गई और बोली, मैं मिस्टर कैंग से शादी करने वाली हूँ। योंगन ने उंगली दिखाकर बोली, मुझे पता था तुम दोनों के बीच कुछ है। श्श, धीरे, बस तुम जानती हो, किसी को मत बताना। योंगन ने उसे गले लगाया। बधाई हो, आखिर तुम्हें रास्ता मिल ही गया। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन वो शादी क्यों कर रहा है? उसका मकसद क्या है? यूनसे ने सच बताने का फैसला किया। वो भी मेरे जैसा ही है। उसे स्टेटस चाहिए और टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं। योंगुन कुछ पल सोचकर बोला, रुको, कहीं वही तो नहीं जिसने तुम्हें उन सारे ब्लाइंड डेट से बचाया था? योनियल के जवाब देने से पहले ही ग्योंगुन शरारती मुस्कान के साथ बोला, वो तो तुम्हारा वाइट नाइट है ना? सफेद घोड़े पर बैठकर तुम्हें बचाने वाला। ग्योंगुन की कल्पनाएं उड़ान भरने लगी तो यूनियल ने आंखें घुमाई, लेकिन जवाब देने से पहले ही सून पीछे से आ गया। क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? उसने हंसते हुए पूछा और उन्हें कैंपस कैफे की ओर ले गया। चलो कॉफी लेते हैं। कैफे में जिनयोंग चुपचाप कॉफी पी रहा था। उसने बाहर नजर डाली तो उसे 3 लोग हंसते बात करते अंदर आते दिखे। उसकी नजर वहीं टिक गई, उस शख्स से जिससे वो जल्द ही शादी करने वाला था, यून सेओल। उसकी चमकती मुस्कान देखकर कुछ पल वो नजरें हटा ही नहीं पाया। अचानक किसी की आवाज आई, जिनयोंग। वो मुड़ा तो सुजिन वहां खड़ी थी। हेलो सुजिन, उसने शांत स्वर में कहा। सुजिन उसके पास बैठ गई। अगर पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं पहले ही आ जाती, उसने मुस्कुराकर कहा। उसी दौरान बाकी तीनों अंदर आ गए। सून ने सुजिन को देखकर हाथ हिलाया। सुजिन और मिस्टर कैंग भी यहाँ हैं? वो उत्साहित होकर बोला, हम लोग खाने जा रहे हैं, तुम और सुजिन भी चलोगे? जिनयोंग ने यून की ओर देखा। वो उसे चुपचाप मना करने का इशारा कर रही थी, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने उस इशारे को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चलो अभी चलते हैं, सून बोला। रेस्टोरेंट में बैठते ही यून सियोल को जिनयोंग की मौजूदगी बेहद असहज लगने लगी। माहौल कुछ भारी था। हमेशा की तरह सून ने आधा उबला अंडा उसकी प्लेट में रखा। तुम्हें पसंद है ना? जिनयोंग ने ये देखते हुए उन दोनों पर नजर टिका दी। सून ने उसकी नजरें भांपकर हंसते हुए समझाया, घियोजे द्वीप से है, वहां हर कोई ऐसी ही खाता है। जिनयोंग हल्का सा मुस्कुराया। ओह, अब मुझे पता नहीं था, तुम सियोल कब आए? यून जवाब देने से पहले ही सून फिर बोल पड़ा। कॉलेज शुरू हुआ तभी, उससे पहले ये दादाजी के साथ गियोजे में रहती थी। यून मन ही मन सोचने लगी, ये चुप क्यों नहीं रह सकता। तभी सून ने उसकी कटोरी से चॉपस्टिक से खाना उठा लिया। यून चिढ़कर बोली, है, मेरी कटोरी में अपनी चॉपस्टिक मत डालो, लो सब ले लो अब। सुजिन हंस पड़ी। तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत क्यूट है। सून ने यून के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, हाँ, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जिन्योन चुपचाप देखता रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं। यून सियोल को सब कुछ अजीब लग रहा था। खाना खत्म होने पर सून और सुजिन क्लब एक्टिविटी के लिए चले गए। गोंगन ने माहौल देखकर कहा, मुझे भी निकलना चाहिए। यून भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन पीछे से जिनयोंग ने उसका बैग पकड़कर रोक लिया। यून ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, तुम जाओ। बाकी सबके जाने के बाद जिनयोंग ने सीधा कहा, तुम चाहती तो पहले ही बता देती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे अजीब लगा। वो चिढ़कर बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और तुम आए ही क्यों? वो शांत स्वर में बोला, हमने तय किया था कि कैंपस में रिश्ता सीक्रेट रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं बस नॉर्मल बर्ताव कर रहा था। यून ने सोचा, मुझे पता है ये शादी नकली है, मगर ये इतना ठंडा कैसे रह सकता है? वो जाने लगा तो बोला, चलो कार्तिक साथ चलते हैं। यून उदास मन से सोचने लगी, मैं मिस्टर कैंग जैसे आदमी से क्या उम्मीद करूं? अचानक उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। यून हैरान होकर बोली, क्या? वो बोला, मौका मिले तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना? कुछ पल बाद उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलते हुए वो सोचने लगी, ये रिश्ता बिना एहसासों का है, ठीक है। अगर वो ठंडा रह सकता है तो मैं भी रहूंगी। कार तक पहुंचकर उसने कहा, तुम अभी भी हाथ पकड़ने में असहज हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतने अभ्यास के बाद तो तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए, आखिरकार तुमने 108 बार किस किया है। यूं ने उसे घूरा। गुस्सा आया? जाने दे, समझ नहीं आया। फिर बोली, सॉरी। वो उसके हाथ पकड़ने के अलग अलग तरीकों की प्रैक्टिस करने लगी। ऐसे या ऐसे, कौन सा ज्यादा रोमांटिक लगता है? जिनयोंग ने उसकी उंगलियों को अपने में फंसाया और बोला, ऐसे।
यून का दिल अनचाहे धड़क उठा। बाद में ग्योंगुन ने उससे पूछा, ये शादी लीगल तो है पर असली तो नहीं, तुम दोनों कितने दिन ऐसे ही रहोगे? यून सियोल मन ही मन सोचने लगी, ये सही कह रही है, मुझे कोई प्लान बनाना चाहिए। जिनयोंग तो बिजनेसमैन है, उसने तो सब सोच रखा होगा, पर मैं। अगले दिन कार में उसने उसे एक पेपर दिया। जिनयोंग बोला, ये क्या है? अग्रीमेंट है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, ताकि किसी को नुकसान ना हो। वो पढ़ने लगा। पहला पॉइंट गोपनीय था, ठीक है, पर वैवाहिक स्थिति कहना ज्यादा सही है। फिर बोला, अगर तुम अपने एक दोस्त को बताओगी तो मैं भी अपने एक को बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, उचित बर्ताव, उसे ठीक लगा। तीसरा, पर्सनल लाइफ अलग। उससे पहले कि वो कुछ बोले, यून बोली, हाँ, क्योंकि हम असली शादीशुदा नहीं हैं, दोनों अपनी मर्जी से जी सकते हैं। जिनयोंग मुस्कुराया, मतलब तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी मिल सकती हो? वो घूर कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे बढ़ता रहा। पॉइंट 4, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हम अपने परिवारों के सामने प्यार नहीं दिखाएंगे तो उन्हें कैसे यकीन होगा? यून बोली, हर वक्त नहीं, और पहले से बता देना चाहिए। वो बोला, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें इम्प्रोवाइज करना होगा। यू ने कहा, पर हम अक्सर मिलेंगे भी नहीं, पहले से प्लानिंग हो सकती है। वो आराम से सीट पे टिक कर बोला, अरे हाँ, बताना भूल गया, शादी के बाद मेरी माँ चाहती है कि तुम ग्रेजुएट होने तक हमारे फैमिली हाउस में रहो, ये उनकी शर्त है। यून चौंक बोली, और ये तुम अब बता रहे हो? वो बोला, इसीलिए पॉइंट 4 और पॉइंट 5 हटाने चाहिए। पॉइंट 6 पर वो रुका, अगर तुम्हारे दादाजी नहीं रहे तो फिर तुम्हें कोई फायदा नहीं बचेगा, ये मैं समझता हूँ। यून का गुस्सा फूट पड़ा, पॉइंट 5 क्यों हटाया जाए? वो शांत स्वर में बोला, जरूरी नहीं है। फिर वो उसके करीब झुकते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा या? उसकी नजरें गहरी हो गई। क्या तुमको डर है कि तुम मेरा असर ले लोगी? उसकी इस बात पर उसके गाल गुस्से से लाल हो गए और उसने उसे घूरा। ठीक है, उसने दांत पेच कर कहा, मैं पॉइंट नंबर 4 काट देती हूँ, लेकिन पॉइंट 5 रहेगा। पॉइंट 4 को मैं बदल देती हूँ। उसने उसे बदला हुआ समझौता पकड़ा दिया। वो उसे पढ़कर बोला, एक ही बेड पर नहीं सोना। हाँ, उसने साफ कहा, ये शादी फायदा के लिए है, इमोशन के लिए नहीं, सही? बिना कुछ कहे उसने कागज उठाया और साइन कर दिया। वो उसे ध्यान से देखती रही, फिर बोली, साइन कर लिया है तो अपनी आंखें बंद करो। वो थोड़ा भौचक्का होकर बोला, क्यों? उसके बोलने से पहले उसने देखा कि वो उसकी तरफ झुक रही है, आंखें बंद किए हुए। वो एकदम रुक गया, समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने आंखें आधी खोलकर उसकी झिझक देख ली और घबरा गई। उसने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अरे सॉरी, मैं टोपी उतारना भूल गई, मैं बस शादी की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पास आया, उसकी टोपी हटाई और साइड में फेंक दी। फिर उसने उसका चेहरा पकड़कर बोला, शादी का किस दूल्हा शुरू करता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब वो उसके और करीब आया। उसकी नजरें उस पर टिक गई और अगले पल उसने उसके होंठों पर किस कर दिया। किस गहरी होती चली गई, दोनों उस पल में खो गए। दिन गुजरते गए और शादी नजर आने लगी। युनसेल का फोन लगातार बजता रहा, जटा बुक करना, इंतजाम, हर छोटी बात। वो जिनयोंग की माँ के साथ हर जगह गई, कमरे का सामान लेना, केक चखना, शादी का ड्रेस ट्राई करना। एक दोपहर जब उसने शादी का ड्रेस पहना और शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे अचानक एहसास हुआ, ये शादी भले फायदों के लिए हो लेकिन असल में पूरी तरह सच्ची है। वो खुद को देखती रही, उलझन सी। शादी का फंक्शन उनके घर गोजे आइलैंड पर होना था। जब वो बगीचे में गई तो उसने देखा सजावट, फूल, टेबल सब तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। घर के अंदर उसकी आंटी चिंतित चेहरे के साथ आई। जिनलोंग कहाँ है? अभी तक दिखा नहीं, उसे तो यहाँ होना चाहिए था, उन्होंने कहा। ये सुनकर युनसेल के दिल में बेचैनी फैल गई, एक खालीपन सा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ी। वो था उसका होने वाला पति, बैग लेकर शांत लेकिन स्वागत सा चेहरा लिए खड़ा था। उसे देखकर उसके अंदर हल्कापन उतर गया। जुनियोंग उसके पास आया और उसके हाथ में रखा बॉक्स पकड़ लिया। सॉरी, मैं बिना बताया आ गया। उसी समय उसकी आंटी आई और युनसेल ले जल्दी से जुनियोंग का उनसे परिचय करवाया। जब वे बातें कर रहे थे, युनसेल बस जुनियोंग को देखती रही। उसके चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आ गई। उसे पहली बार सुकून और खुशी महसूस हुई।
रात को सब लोग डिनर पर थे। यूनसेल की आंटी बोली, तुम ठीक से खाओ वरना शादी के दिन बेहोश हो जाओगी। यूनसेल बोली, आंटी ज्यादा खाऊंगी तो मेरा ड्रेस नहीं आएगा। जुनियोंग ने तुरंत कहा, आंटी शादी के बाद मैं इसका ख्याल रखूंगा, ये ठीक से खाएगी। उसकी आंटी मुस्कुराई। कोई हैरानी नहीं कि यूनसेल तुम्हें पहली नजर में पसंद कर बैठी। ये सुनकर जुनियोंग ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया। उसके दादा बोले, ये ऐसी ही है, जो महसूस करती है वो हमेशा कहती नहीं, लेकिन दिल से प्यार करती है। बाद में जब यूनसेल ने कमरे की तैयारी की, जुनियोंग अंदर आया। उसने पूछा, ये तुम्हारा कमरा है? हाँ, उसने कहा, मैं आज आंटी के कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हें अजीब लगे तो सॉरी। कोई बात नहीं, उसने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो, मैं और अच्छा कमरा तैयार करती। वो उसे देखता रहा, फिर उसके बाल कान के पीछे कर दिए। क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी ने शादी से एक दिन पहले मुझे मैसेज तक नहीं किया, मैं क्या करता, खुद ही मिलने आ गया। उसने शर्माते हुए कहा, आने के लिए धन्यवाद। वो मुस्कुराया और झुककर उसकी पेशानी पर हल्का सा किस दिया। शुभ रात्रि मेरी दुल्हन। उसका दिल अनायास धड़क उठा। शादी वाले दिन सब तैयार था। जुनियोंग के दोस्त ने मजाक किया, यार तू शादी कर रहा है, कुछ दिन पहले तक तो ब्लाइंड डेट्स पर जा रहा था। जुनियोंग मुस्कुराया, दुल्हन कोई ब्लाइंड डेट वाली नहीं है। तो फिर कौन? जवाब दिए बिना वो यूनसेल के कमरे के दरवाजे पर गया। अंदर उसकी दोस्त बोली, वो अभी तैयार नहीं है। बस 1 मिनट, जुनियोंग बोला और अंदर गया। वो बोला, यूनसेल? लेकिन उसे देखते ही वो रुक गया। वो वहां खड़ी थी, अब न शादी का ड्रेस पहने हुए, बेहद खूबसूरत। वो बोली, हाँ। उसने जल्दी से होश संभाला और अपने दोस्त का परिचय करवाया। फिर सब बाहर चले गए और उन्हें सलाह दी, घबरा ननद। दरवाजा बंद होने पर यूनसेल ने पूछा, क्या सच में हम इतने टेंशन में लग रहे हैं? मैं तो नहीं, तुम हो? बिल्कुल, अगर सब पता चल गया तो दादाजी टूट जाएंगे। वो बोली, तो यही महसूस होता है, इसलिए लोग शादी छोड़कर भाग जाते हैं। जुनियोंग उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो जैसा उन्होंने कहा, क्या हम प्रैक्टिस किस कर लें ताकि आराम हो जाए? वो उसके करीब आया, होंठ बस थोड़ी दूर थे। फिर बोला, लेकिन अगर किस किया तो तुम्हारा मेकअप फिर से करना पड़ेगा। वो झिल्लाकर उसे धक्का देते बोली, तुम्हें हर वक्त किसकी ही पड़ी रहती है, कितने गंदे हो तुम। वो हंस पड़ा। देखो, अब तुम नर्वस नहीं हो? वो चौंक कर उसे देखती रह गई। शादी में जुनियोंग इंतजार कर रहा था। यूनसेल अपने दादा का हाथ पकड़े धीरे धीरे उसके पास आई। उसने नजरें नीचे कर ली, लेकिन वो उसे लगातार देखता रहा। जब भी उसके पास पहुंचे, दादा ने उसका हाथ जुनियोंग के हाथ में रख दिया। सब खुश थे। रिंग्स बदली गई, फिर बोला गया, अब शादी का किस। जुनियोंग फुसफुसाया, अब हमारी प्रैक्टिस का रिजल्ट दिखाने का टाइम है, रिलैक्स। उसने उसकी वेल उठाई। वो बोली, लेकिन हमने इतने लोगों के सामने प्रैक्टिस नहीं की है। वो बोला, आंखें बंद कर लो। उसने धीरे से आंखें बंद की। जुनियोंग झुककर उसके होंठों पर किस कर देता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। अब वो मिस्टर और मिसेस कैंग बन चुके थे। फिर सब चले गए, दोनों अकेले रह गए। थोड़ी खामोशी रही। जुनियोंग बोला, पहले तुम नहाओगी या मैं? वो बोली, तुम नहा लो, मैं सामान सेट कर लेती हूँ। ठीक है, वो बोला और बाथरूम की तरफ चला गया। वो अकेली बेड के पास खड़ी रह गई, गहरी सोच में खोई हुई। आज से ये कमरा अब उनका था। बड़ा सा बिस्तर 2 लोगों के लिए बिल्कुल ठीक था। उनके कपड़े दोनों तरफ बराबर से रखे हुए थे और जो भी चीजें वे अब साथ इस्तेमाल करते थे, उसने इस शादी को सचमुच असली जैसा महसूस करवाया, खासकर जब जुनियांग वहां मौजूद था। थोड़ी देर बाद जुनियांग लौट आया, अपने रात वाली पोशाक पहनकर। मैं नहा चुका हूँ, अब तुम नहा लो, उसने कहा। तुमने सामान ठीक कर लिया? हाँ, ज्यादातर तो आपकी माँ ने ही कर दिया था, उसने जवाब दिया, अपनी दोस्त योंग उनके गिफ्ट बॉक्स को खोलते हुए। जैसे ही उसने जुनियांग के पजामे देखे, वो बोली, तुमने वो पजामे पहन लिए जो आंटी ने गिफ्ट किए थे? वो तो कह रही थी कि हम दोनों एक से पहने। अचानक गिफ्ट बॉक्स को खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गई। उसने झट से बॉक्स को बंद कर दिया। क्या है वो? जुनियांग ने उत्सुकता से पूछा। ओ, कुछ नहीं, बस योंगन का गिफ्ट है, उसने अटकते हुए कहा।
क्या ये हम दोनों के लिए है? दिखाओ जरा। जरूरत नहीं है, वो बोल ही पाती कि दोनों की खींचातान में बॉक्स खुल गया और सामान बाहर गिर पड़ा। एक बेहद खुलासा, बेहद बोल्ड नाइट गाउन। मत देखो, मैंने इसे मंगवाया नहीं था, वो चिल्लाई जल्दी जल्दी उसे उठाते हुए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, जुनियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें काफी घबराहट हो रही है। तुम दिमाग में क्या सोच रहे हो? वो घूमकर बोली। घबराहट कैसे हो रही है? पहली बार किसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रही हूँ तो जरा ध्यान रख रही हूँ बस। असली में तुम ही डर रही हो। लगता है तुम्हें लग रहा है कि कुछ मैं करूंगा। जुनियांग उसके और करीब आया। हम पति पत्नी हैं, हम कभी भी कर सकते हैं। उसने उसके होंठों पर अंगूठा फेरा। तो बताओ क्या क्या मतलब? वो हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ कहे बिना वो झुका और उसके होंठों पर हल्का सा छूते हुए गहरी किस में बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, फिर धीरे धीरे बंद हो गई और उसने उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। उसी पल जुनियांग ने हल्की सी अपनी आंखें खोली। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा दिया, फिर पीछे हटकर धीरे से बोला, रुको, सब अभी जाग रहे हैं, इससे ज्यादा भी सही नहीं होगा। वो बिल्कुल लाल पड़ गई। किसने कहा कि इससे ज्यादा कुछ करने वाला था? और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है हम एक बिस्तर पर नहीं सोते हैं। वो हंसा। तो फिर हनीमून तक इंतजार करना पड़ेगा। ये आदमी सुनता भी है कभी? यूनियल ने मन ही मन सोचा। रात गहराती गई। यूनियल बिस्तर पर बैठी बैठी धीरे से सोफे पर बैठे जुनियान को देख रही थी, जो अपनी टैबलेट में व्यस्त था। शांत हो जाओ यूनियल, नई शादी की पहली रात खास होती है, लेकिन इसे बस रूममेट की तरह देखो, वो कुछ नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो लाइट बंद कर लो, जुनियांग ने कहा। उसने देखा कि वो बैठे बैठे ही सो गई थी। वो धीरे से उठा, कंबल उठाया और उसे बाहों में लेकर आराम से लटा दिया। थोड़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर नजर उसके गले और होंठों पर टिक गई। आखिरकार उसने कंबल ठीक से उठाया और पर उसके बाल कान के पीछे कर दिए। सुबह अलार्म जोर से बजा। वो चौंक कर उठ बैठी। मैं कब सो गई? उसने सोफे की तरफ देखा, खाली। कहीं ये यहाँ सोया ना हो? उसने बिस्तर की दूसरी तरफ देखा, वो भी खाली। वो कहाँ है? वो नीचे आई और ससुर सास को नमस्ते कहा। सुप्रभात पापा, सुप्रभात माँ। अच्छा सोई? वो भी जवाब नहीं दे पाई थी कि माँ कांग ने पूछा, जुनियांग कहाँ है? मैं यहीं हूँ, पीछे से आवाज आई। वो जॉगिंग करके लौटा था। आज की दिन भी दौड़ने गई हो? अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए था। माफ करना माँ। खाने के बाद जुनियांग उठा। खाना बहुत अच्छा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो यूनियल के पास आया, उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम आराम से खाना खत्म करो, मैं चलता हूँ। सब हंस कर उन्हें देख रहे थे। वो शर्माती हुई बोली, मैं भी चलती हूँ दरवाजे तक। बाहर आते ही वो मुस्कुराए। तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी हो गई है, बिल्कुल असली जैसी लगती है। या फिर तुम इस नए दर्जे को पसंद करने लगी हो? क्या मतलब है? उसने थोड़ा घबरा कर पूछा। फिर उसने कंधा पकड़ के ऐसे किया जैसे दर्द हो रहा है। हाँ, पूरी रात सोफे पर सोया हूँ, पूरा बदन दुख रहा है। क्या तुम्हारा पति इतना गंदा लगता है कि मेरे साथ एक बिस्तर पर भी नहीं सो सकती? ये हमारी शर्त में था। वो झलाई। वो हंसता हुआ उसे देखता रहा। बस में बैठते हुए उसके शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्या मतलब था उसका? क्या वो चाहता है कि मैं खुद कहूँ कि वो बिस्तर पर सो जाए? पहला दिन ही इतना उलझा हुआ क्यों है? कांग जुनियांग की पत्नी बनना इतना मुश्किल होगा सोचा नहीं था। ये आदमी समझ में ही नहीं आता। मैं कैसा बर्ताव करूं इसके साथ? उसने अपनी अंगूठी देखी और सोचा, मुझे स्कूल में शादी वाली अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। पास की दुकान से उसने कुछ फैशन वाली अंगूठियां खरीदी और पहनकर क्लास गई। क्लास में पहुंचती, तुमने रोनसुल को नहीं देखा? कितनी बार पूछोगी, नहीं देखा। तभी यूनी दौड़ती हुई आई। सौकुन ने सीट बचाकर उसे बुलाया। इधर बैठो यूनियल, सीट तुम्हारे लिए रखी थी। कहाँ थी? हमेशा देर नहीं होती तुम्हें? थकी हुई लग रही हो। कुछ नहीं, मैं घर बदल कर आई हूँ। कहाँ? थोड़ा दूर है, 40 मिनट। क्यों, तुम्हारा पुराना घर तो पास था। इससे पहले कि वो बता पाती, गुंगबैक ने बोला, इसके दादाजी परेशान थे इसलिए रिश्तेदारों के साथ रह रही है। हाँ सही है। सोकुन ने उसके हाथ में अंगूठियां देखी। ये कब से पहनने लगी? फिर खुद ही बोला, ओह स्टाइल फॉलो कर रही है। तभी जुनियांग क्लास में आया और सब देख लिया। उस रात जुनियांग घर लौटा। तुम हमेशा इतनी देर से आती हो? उसकी आवाज सुनकर वो चौंक गई। सोचा था तुम सो रही होगी। अभी नहीं, असाइनमेंट कर रही थी। स्टडी रूम में क्यों नहीं पढ़ रही? या मेरा इंतजार कर रही हो? खुद की तारीफ मत करो, पढ़ रही थी बस। कल से इतनी देर मत किया करो। मैं इंतजार नहीं कर रही थी। ठीक है। तभी उसका फोन बजा। क्यों नहीं उठाया? अनजान नंबर था। फोन फिर बजा। उठाओ, इतनी रात में कोई कॉल करे तो जरूरी भी हो सकता है। उसने अच्छे से उठाया। हेलो। क्यों कॉल काट रही थी? सौकुन की आवाज आई। समय देखा है? बस बात करनी थी। अगर जरूरी नहीं है तो मैं रख रही हूँ। मैं अब शिफ्ट हो गई हूँ, याद है? किसके साथ रूम शेयर कर रही हो? उसने जुनियांग की तरफ देखा। हाँ, रूममेट है, रात में बेवजह कॉल मत किया करो। ठीक है, ये जरूरी नहीं था। मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है।
और ये जो तुमने रूममेट कहा, उससे तुम्हारा मतलब मैं हूँ? उसने पूछा। हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही, उसने धीरे से कहा। गुड नाइट। वो वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल चुप। अगली सुबह हमेशा की तरह जुनियांग अपनी सुबह की दौड़ पर चला गया। यूनहिल जगी तो खुद को अकेला पाया, सोफा भी खाली था। वो सोचने लगी, ये इतना जल्दी उठता है और रात में इतने देर से आता है। क्या ये ठीक है कि ये रोज सोफे पे सोए? क्या ये सही है? उसे थोड़ा बुरा लगा। उस रात करीब 1 बजे जुनियांग धैर्य से घर लौटा। यूनियल गहरी नींद में थी। उसका फोन उसके पास रखा था। मैंने पिछले कुछ दिनों से कहा था कि मेरा इंतजार मत किया करो, वो सोचने लगा। लेकिन जब तुम्हारा रूममेट नहीं होता तो तुम उसी समय सुकून से बात करती रहती हो। उसकी नज़र फोन पर रुक गई, चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कपड़े बदलकर वो वापस आया और उसका फोन हटाने के लिए झुका ही था कि यूनहिल हल्का सा हिली। जुनियांग, तुम आ गए? उसने नींद में पूछा। चौंकते हुए वो बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारा फोन साइड में रख रहा था। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, उसने धीमे से कहा। मैं तो बस कहना चाहती थी कि अगर तुम चाहो तो सोफे पर ना सो। वो बिल्कुल रुक गया, जैसे जम गया हो। मैंने सोचा तुम्हें रोज सोफे पर सुलाना ठीक नहीं है। मैंने वो नियम इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि अलग अलग बिस्तर होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक बिस्तर है, ऐसे में ये उचित नहीं है। वो अभी भी चुप खड़ा रहा तो उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम पक्का कह रही हो? हाँ, उसने कहा, और चिंता मत करो, मैं कुछ भी अजीब नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हें परेशानी नहीं देना चाहती। वो थोड़ा सहज हुआ। उसने उसका चेहरा देखा और बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम असहज महसूस करो। थोड़ा सिर घुमाकर वो बोली, मैं डरी नहीं हूं, बस ये पोजीशन थोड़ी अजीब लग रही है। वो मुस्कुराया, जिसे वो देख पाई। लेकिन सुन लो, उसने मजाक में कहा, मुझे नींद में लात मारने की आदत है। जुनियांग बिस्तर के दूसरे हिस्से पर लेट गया। वो अपनी पीठ उसके तरफ करके लेट गई और मन में बोली, मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसे यहाँ सोने क्यों दे रही हूँ? लेकिन फिर खुद को समझाया, ठीक है यूनिल, इसे स्कूल की कैंपिंग समझ ले। अचानक जुनियांग ने पीछे से धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने फुसफुसाकर कहा। वो भी धीमे बोला, अगर हम ऐसे सोएंगे तो तुम मुझे लात नहीं मारोगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं सो जाऊं और तुम चुपके से सोफे पे चली जाओ। उसकी गर्माहट से वो चुप हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह रास्ते में चलते हुए जुनियांग के दिमाग में पिछली रात की यादें घूमती रहीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। घर पहुंचकर वो कमरे की ओर गया। यूनियल, आज तुम्हारी क्लास कितने बजे है? चलो साथ निकलते हैं, उसने आवाज लगाई। लेकिन कमरा खाली था। उसने पूरे घर में देखा मगर वो कहीं नहीं थी। चिंतित होकर उसने अपनी माँ से पूछा, अरे उसने कहा था कि उसे असाइनमेंट करना है, इसलिए वो जल्दी निकल गई। उसने तुम्हें बताया नहीं? उसकी माँ ने कहा। वो सुनकर चुप रह गया। कॉलेज में यूनिल और सुकुन साथ चल रहे थे, हाथ में कॉफी लिए हुए। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, यूनिल ने कहा। अच्छी नींद ली या अपने रूममेट से झगड़ा किया? सुकुन ने चिढ़ाया। कुछ नहीं, बस हम पहली बार साथ सोए थे। वो मन में सोचने लगी। उसे याद आया कि जुनियांग की बाहों में सोना बहुत सुरक्षित महसूस हुआ था। सुबह उससे बात करने में झिझक हो रही थी, इसलिए वो जानबूझकर उसके उठने से पहले निकल गई थी। सुकुन ने पूछा, तुम्हारा रूममेट कैसे दिखता है? मेरे टाइप का है क्या? तुम हर मौके पर फायदा उठाना छोड़ोगे? यूनिल ने डांटा। अरे क्या गलत है, थोड़ा जानना चाहता हूँ, वो बोला। ग्योंगेन ने हाथ उठाकर कहा, अरे मैं उससे मिल चुकी हूँ। सच में? कैसे है वो? सुकुन ने उत्सुकता से पूछा। वो खूबसूरत भी है और हैंडसम भी दिखता है, ग्योंगेन ने सोच समझकर बताया। सुकुन ने यूनिल से कहा, प्लीज मुझे उससे मिलवाना, हम दोस्त हैं ना? तभी जुनियांग वहां आ गया। नमस्ते, उसने कहा। बाकी सब ने जवाब दिया पर यूनिल ने नहीं। सुकुन बात करने लगा। ग्योंगेन ने धीरे से कहा, लगता है इसको अपना रूममेट मिल ही गया है। सुकुन की नजर जुनियांग की उंगली पर गई। सर, ये रिंग, क्या आप शादीशुदा है? यूनिल चौंक गई। ग्योंगेन तुरंत बोली, नहीं नहीं, ये मिलिट्री वाली रिंग है ना? हाँ, मैंने देखा है, यूनिल ने झट से कहा। सुकुन ने यूनिल का हाथ पकड़ लिया। देखो, यूनिल भी रिंग पहने हैं। वो झल्लाकर अपना हाथ छुड़ा ली। मैंने कल कहा था ना कि क्लब में भी लोग ऐसी रिंग पहनते हैं, सुकुन बोला। जुनियांग चुपचाप सब देखता रहा। उसकी नजर खासकर उन दोनों पर टिकी रही। यूनिल ने महसूस किया, क्या वो नाराज है? क्या वो हमसे बात करेगा? घर पहुंचकर उसने पूछा, आज तुमने रिंग क्यों पहनी थी? तुमने भी तो पहनी थी। मैंने ऊपर से दूसरी रिंग्स पहन ली थी। तुम क्यों डर रहे थे कि सुकुन देख लेगा? उसने चुभता हुआ सवाल किया। तुम उसे चर्चा में क्यों ला रही हो? वो तीखे स्वर में बोली। वो रुका क्योंकि उसे समझ आया कि उसका गुस्सा भावनाओं से जुड़ गया है।
जो उस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी में नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना कुछ कहे उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये रिंग कभी मत उतारना। उसकी आंखें फैल गईं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? खेल? तुम मेरी बीवी हो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तुमने ही कहा था कि भावनाएं नहीं होंगी। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट निभा रहा हूं और तुम? वो चुप हो गया। उस रात दोनों बिस्तर पर थे। वो सोच रहा था, भावनाएं कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपना रोल निभा रहा हूं। बहुत से जोड़े बिना भावनाओं के भी जी लेते हैं। मुझे यही कहना चाहिए था, पर क्यों नहीं कह पाया। अगली सुबह माँ ने पूछा, तुम लोगों ने हनीमून की जगह तय कर ली? गुआम जा रहे हैं, यूनिल ने कहा। सब खुश हुए। वीकेंड पे शॉपिंग पर जाने की बात तय हुई। मॉल में यूनिल ने एक सुंदर ड्रेस ट्राई की जो मिसेस कांग ने चुनी थी। माँ, टी शर्ट और शॉर्ट्स काफी हैं, वो बाद में ले लेना। ये ड्रेस मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, मिसेस कांग ने प्यार से कहा। धन्यवाद माँ, यूनिल ने मुस्कुराकर कहा। बाहर निकलते हुए पीछे से आवाज आई, अरे हाय सुकुन। दोनों ने मुड़कर देखा और यूनिल सन रह गई। सोजन वहां खड़ी थी। अरे सच में तुम हो? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं आंटी। उसकी नजर यूनिल पर पड़ी और वो चौंक गए। यूनिल, तुम आंटी हेसुक के साथ क्या कर रही हो? यूनिल के पैर जैसे जम गए। वो हकलाकर बोली, सोजन, हाँ मैं तो समझी कोई और था। मिसेस कैंग को तुरंत याद आया कि कॉलेज में शादी को सीक्रेट रखने की उनकी आपसी सहमति थी। यूनी ने घबराकर कहा, आंट हीसुक मेरी मॉन्ग की दोस्त है, हमारी बस आज अचानक मुलाकात हो गई थी। अच्छा, क्या तुम्हें पता था कि वो मिस्टर कैंग की माँ है? सूजिने ने पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, यूनी ने झूठ कहा। कुछ देर बाद सूजिने ने मिसेस कैंग से पूछा, आंटी क्या हम लोग साथ में खाना खा सकते? मिसेस कैंग ने विनम्रता से कहा, माफ करना, लेकिन मेरा पहले से ही अपने परिवार के साथ प्लान है। सूजिने ने तुरंत कहा, ओ मतलब जुन्यांग भी आएगा? आंटी क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? मिसेस कैंग कुछ कह नहीं पा रही थी। माहौल असहज होते देख यून स्योन से जल्दी से बीच में कहा, माफ कीजिए, मुझे ग्रुप असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे अब जाना चाहिए। आज के लिए शुक्रिया आंटी। वो जल्दी से वहां से निकल गई, जबकि मिसेस कैंग पीछे से आवाज देती रही, यून। लेकिन सूजे ने फिर पूछ बैठी, तो आंटी हम लोग किस रेस्टोरेंट जा रहे हैं? बस का इंतजार करते हुए यूनस्योल ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं सीधे घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने जिन की मॉन्ग से कहा कि मुझे असाइनमेंट है। अगर देर हुई तो वो परेशान होंगे। अच्छा है कि मैं पहले उन्हें मैसेज कर दूं कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। उसके ख्याल सुजिने पर चले गए। मुझे नहीं पता था कि सुजिने जुन्यांग के परिवार से इतनी करीब है। वो सड़क पर चल रही थी कि पीछे से एक कार आई। यौन, मैंने सोचा था तुम ही हो, सोक्युन कार से उतरता हुआ बोला। वो हैरान हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस किसी को हॉस्टल छोड़ने आया था, उसने सहज अंदाज में कहा। उसने यूनी की ड्रेस देखकर चिढ़ाते हुए पूछा, तुम ऐसे क्यों तैयार हुई हो? क्या तुम किसी ब्लाइंड डेट कर गई थी या शादी में? नहीं, मैं बस बाहर थी, यूनी ने अटकते हुए जवाब दिया। और अब कहाँ जा रही हो? तुमने अभी डिनर भी नहीं किया, सही? चलो कुछ खा लेते। वो उत्साह से बोला और उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले गया। इसी दौरान टीजे कोर्ट में जुन्योंग अपनी डेस्क पर बैठा फोन देख रहा था। उसका दोस्त मिंजन आया और बोला, क्या देख रहा है? जुन्योंग बोला, माँ ने मुझे रेस्टोरेंट का पता भेजा है। मिंजन हंसकर बोला, अरे ये जगह तो डेट्स के लिए फेमस है, शायद इसलिए कि वो यूनस्योल के साथ है, शायद चाहते हैं कि तुम भी आ जाओ। ये सुनकर जुन्योंग तुरंत खड़ा हो गया। थैंक्स मिंजन, कहकर वो जल्दी से निकल गया। वो सोच रहा था, यूनस्योल आज होश नहीं लग रही थी, शायद इससे उसका मूड ठीक हो जाए। रेस्टोरेंट पहुंचकर एक होस्टेस उसे एक प्राइवेट रूम तक ले गई। वो अंदर आया तो मिसेस कैंग खुश होकर बोली, ओ जेन्योंग, तुम आ गए? हाँ माँ। उसने मुड़कर देखा और चौंक गया। सुजिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, आप तो शॉपिंग कर रही थी। सुजिन ने मुस्कुराते हुए बोली, हमारी थोड़ी देर पहले मुलाकात हो गई। हम लोग यूनस्योल से भी मिले थे, लेकिन वो जल्दी चली गई। तुम उसे जानते हो सही? जुन्योंग का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और यूनी को मैसेज भेजा, तुम कहाँ हो? ठीक हो? क्या मैं आकर ले जाऊं? बेचैन होकर वो खड़ा हो गया। माफ करना, मुझे तुरंत कहीं जाना है, कहकर वो फोन मिलाता हुआ निकल गया। आखिरकार जब यूनी का फोन उठा तो वो तेज आवाज में बोला, यूनस्यार, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है? यूनी शांत आवाज में बोली, मैं कॉलेज के सामने हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, मैं एक दोस्त के साथ खाना खा रही हूँ। जुन्योंग की भौएं सिकुड़ गईं। उसे पीछे से सोक्युन की आवाज सुनाई दी, तो वो सोक्युन के साथ है और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना बेचैन क्यों लग रहा है? रेस्टोरेंट में सोक्युन हाथ धोने गया और यूनी अकेली बैठी थी। सोक्युन, धन्यवाद, उसने कहा। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। हाँ, सोक्युन मुस्कुराया। वेटर खाना रख गया। यूनी ने अपनी उंगली पर पड़े शादी के रिंग को देखा। थोड़ी हिचक के बाद उसने उसे धीरे से उतारकर अपने बैग में रख दिया।
ये पहली बार है जब मैंने इसे उतारा। अजीब लग रहा है, लेकिन और क्या कर सकती हूँ। सोक्यून, जल्दी आओ, खाना आ गया, उसने आवाज दी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आखिरकार मिल ही गई। उसने पलट कर देखा। जुनयोंग वहां खड़ा था। हल्का सा हाँप रहा था, उसकी आंखें बस यूनी पर टिकी थी। यूनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। टेबल पर बैठते हुए सोक्यून बोला, ओह, मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर कैंग यहाँ खाना खाएंगे। माफ करना अगर मैं तुम्हारी डेट में आ गया, जुनयोंग ने कहा। ओह, ये डेट नहीं है, मैं यूनी को सड़क पर अकेले उदास चलता हुआ मिला तो उसे यहाँ ले आया। तुम अच्छे दोस्त हो, जुनयोंग ने कहा। शर्मिंदा होकर यूनी बोली, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं अभी घर चली जाऊंगी। अरे यूनी, पहले खाना खाओ, सोक्यून ने कहा और अपने चॉपस्टिक से उसे खाना देने लगा। मैं खुद खा सकती हूँ, यूनी बुड़बुड़ाई, पर उसकी नज़र बार बार जुनयोंग की तरफ जा रही थी। वो बहुत गुस्से में और चुपचाप बैठा था। रेस्टोरेंट के बाहर आते ही सोक्यून बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारा घर बहुत दूर है। नहीं, मैं बस ले लूंगी, यूनी ने कहा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो लगता है यूनी का घर मेरे रास्ते में ही है, जुनयोंग बोला। सोक्यून चौंक गया। मिस्टर कैंग, आपको पता है वो कहाँ रहती है? मुझे तो नहीं पता, यूनी मन में घबरा गई। तुम बहुत ज्यादा साफ साफ बोल रहे हो, जुनयोंग। नहीं, मैंने बस यूनियोल को अपने इलाके में देखा है, जुनयोंग ने सहजता से कहा। ओ बढ़िया, तो आप ही छोड़ दो उसे, सोक्यून ने कहा। यूनी ने सोचा, ये बहुत भोला है या दिखावा कर रहा है। ठीक है, जुनयोंग मुस्कुराया। सोक्यून चला गया तो जुनयोंग यूनी की ओर मुड़कर बोला, चलो घर चलते हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, वो बोली। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने आया था, उसने ठंडे स्वर में कहा। तो क्यों आए? सबको असहज करनी? क्या करूं, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई और किसी और लड़के के साथ चले गई। वो कोई और लड़का नहीं है, मेरा दोस्त है। और सूजिने का क्या? यूनी ने चिढ़कर पूछा। क्या तुम जल रही हो? उसने आंखें से कोड़कर कहा। इसलिए तुम डिनर पर नहीं आई? किस बात पर जलूं? मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि हम अपनी शादी को सीक्रेट रख रहे हैं और मैं माँ को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। और हाँ, मुझे कपड़ों में मांस की स्मेल पसंद नहीं है। वो अकेले आगे चली, पर पीछे से जुनयोंग कुछ देर उसे देखता रहा। फिर अचानक आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी। वो चौंक गई, उसकी आंखें उसकी तेज नजर से मिली। वो शर्मा गई। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और मैं खुश क्यों हो रही हूँ? बात में पहुंचते हुए वो सोच रही थी, वो मुझे बार बार छूता क्यों है? क्या सिर्फ मुझे रोकने के लिए या कुछ और? जब उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उसने पकड़ और कस दी। उसने उनके जुड़े हाथ ऊपर उठाते हुए पूछा, तुमने रिंग उतार दी? वो घबरा गई। मैंने इसलिए उतारी क्योंकि मेरे पास और कोई रिंग नहीं थी जो इसे कवर कर सके। उसने जल्दी से बैग में से रिंग निकाल कर दिखाई। बिना कुछ कहे ब्रिन्योंग ने रिंग लिया और धीरे से उसकी उंगली में वापस पहना दिया। उसका चेहरा लाल हो गया जैसे ही उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे पार्क के अंदर की तरफ ले गया। जेन्योंग, इधर देखो, वो प्यारी सी आवाज में बोली और फूलों के बड़े से गुलदस्ते की तरफ भागी। गुलाबों की खुशबू सूंघते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। जेन्योंग, इधर आओ, इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। वो वहीं रुक गया, उसे नर्म नजरों से देखते हुए। मैं हाल ही में बहुत सोच रहा था। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हें कहीं भागकर छुपने की जगह चाहिए हो, तुम मेरे पास आओ। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराओ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। मैंने अपने इन एहसासों को रोकने की कोशिश की, पर मुश्किल है। मेरा शरीर अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच जाता है। ये ऐसा है जैसे पिंजरे से तितलियां निकलने की कोशिश कर रही हों। क्या यही वो एहसास है जिसके बारे में यून सियोल ने कहा था? गुलाब की खुशबू मुझे घर की याद दिलाती है, उसने सोचा। जब मैं घर से निकली थी, मेरे ऊपर भी यही खुशबू थी, लेकिन शायद मैं रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा वक्त बिताती हूँ। वो उसके और करीब झुकी और हल्की से उसकी खुशबू सूंघी। अरे, तुम अभी भी गुलाब जैसी खुशबू करते हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। क्या तुम्हें मेरी खुशबू में भी गुलाब की महक आती है? उसकी नज़र अचानक गहरी हो गई। मैं तुम्हें किसी और को नहीं देना चाहता, तुमसे दूर नहीं होना चाहता। उनके होठों के बीच बस सांस भर की दूरी रह गई। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूँ। वो कुछ कह पाती उससे पहले उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो चौंक गई, पर फिर खुद को रोक न पाकर उसने भी उसे वापस कसकर चूमा। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और वो भी उसे थामे रही। उनके अंदर की सारी उलझनें धीरे धीरे पिघल गई। हर चीज की जगह बस गर्माहट और खुशी ने ले ली, मानो दोनों के अंदर बंद तितलियां आखिर आजाद हो गई हों।
जैसे ही समर वेकेशन आया वे आखिरकार हनीमून पर निकल पड़े। जुनयोंग के बगल में फ्लाइट में बैठी यूनस्योल सोच रही थी, इतने घंटे इसके पास बैठना आसान नहीं है, खासकर उस रात के बाद। कई हफ्ते बीत चुके थे पर उस किस के बारे में कभी बात ही नहीं हुई। क्या उस किस में सच में कोई एहसास था? वो सोचने लगी। एक एयर होस्टेस जुनयोंग के पास आई। सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने विनम्रता से कहा। एयर होस्टेस के जाते ही जुनयोंग उसकी तरफ झुका। थोड़ी तो मदद करो, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई पूछने आ जाता है। वो मुस्कुराई। मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ ने इतना हैंडसम लड़का पैदा किया है। उसने उसका हाथ पकड़कर उसका सिर अपने सीने पर रख दिया। मेरा मतलब है, ऐसे ही रहो। उसने उनकी उंगलियों को साथ में देखा, फिर आंखें बंद कर ली। गुआम पहुंचने पर यूनस्योल ने जैसे ही होटल रूम देखा, हक्का बक्का रह गई। वाह, कमाल का रूम है, यहाँ से समंदर दिख रहा है और जकूजी भी। वो एक्साइटेड होकर बेडरूम में गई, पर जैसे ही देखा कि बेड पर फूलों से सजाया गया था, साफ साफ हनीमून जैसा माहौल, वो ठिठक गई। जुनयोंग अंदर आया और उसे ऐसे खड़े देखकर बोला, क्यों खड़ी हो, सब ठीक है? कुछ नहीं, बेडरूम बस बहुत अच्छा है, वो अटकते हुए बोली। समुद्र के किनारे खड़े होकर यूनस्योल ने गहरी सांस ली। कितना खूबसूरत है, कोई यहाँ बैठकर सोडा पीते पीते सूरज ढलता देखता रहे तो भी कम है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, जुनयोंग ने चिढ़ाते हुए कहा। हनीमून इतना पसंद आ रहा है? वो हंसी। अरे, ये तो छुट्टी है, क्यों नहीं पसंद आएगा? और वैसे भी मुझे खुशी है कि आखिर हम हनीमून पर आ ही गए। मतलब? हम इतने बिजी थे, हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए। मैं तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ। वो उसकी आंखों में देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। तुम हनीमून नाइट की बात कर रही हो ना? वो शर्म से लाल हुई और मुड़कर चल दी। छोड़ो, शायद सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, शायद मैं बस उसके लिए खिलौना हूँ। पर इससे पहले कि वो दूर जाती, जुनयोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, सॉरी, मजाक था। वो भी बोली, मैं भी मजाक कर रही थी, ये हनीमून बस एक औपचारिकता है ना? नहीं, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। कमरे में बाद में उसने आवाज लगाई, तैयार हो? अंदर से आवाज आई, तुम्हारी माँ ने जो दिलवाया अच्छा है, पर पहनकर अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? वो शर्ट खोलते हुए बोला। जब कोई जवाब नहीं आया, वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। ऐसे घुस आते हो क्या? वो घबराकर बोली। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो उसे रेड स्विमसूट में देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा था रुको, और तुम शर्टलेस क्यों घूम रहे हो? वो जल्दी से तौलिया उठाकर उसे ढंकने लगा। स्विमिंग के लिए जा रही हैं, ये मत पहनना, कुछ और पहन लो। पर ये तो तुम्हारी माँ ने दिया है। वो यहाँ नहीं है देखने के लिए। उस शर्माते हुए बोली, पर मेरे पास दूसरा स्विमसूट नहीं है। क्यों ना हम जकूजी में ही बैठ जाएं? अगर सिर्फ तुम हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जुनयोंग का चेहरा और लाल पड़ गया। नहीं नहीं, हम दूसरा खरीद लेंगे। समुद्र के किनारे साथ चलते हुए, क्या ग्योंग्युन तुम्हारी बचपन की दोस्त है? हाँ, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, जो मेरे दादाजी भी नहीं जानते। मतलब मैं उससे तुम्हारे सारे राज पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो, या मुझसे पूछ लो, क्या जानना है? उसने उसकी कमर पकड़कर कहा, सब कुछ। वो लाल हो गई, पर तभी उसने अपने देश के कुछ लोगों को देखा। अगर किसी ने पहचान लिया तो? हम घर से बहुत दूर हैं। वो फिर भी घबरा गई और बोली, मैं वॉशरूम जाती हूँ। वॉशरूम में वो सोच रही थी, क्या वो नाराज है कि मैं उठकर आ गई? हम पहले भी किस कर चुके हैं, पर अब अलग लगता है। उसे ग्योंग्युन ने बात याद आई। कोई भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किस नहीं करता, ये बहाना है, तुम दोनों में कुछ चल रहा है। मतलब जुनयोंग को भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है? ग्योंग्युन मुस्कुराई। मतलब तुम्हें भी उसके लिए कुछ महसूस होता है? वाह, मेरी दोस्त चॉय यूनस्योल को आखिर प्यार हो ही गया। ये एहसास होते ही यूनस्योल तेजी से बाहर भागी। जुन, पर वो वहीं ठिठक गई। जुनयोंग के बिल्कुल पास सूजेन बैठी थी, उसका हाथ पकड़े। ओह, चॉय यूनस्योल, तुम्हें हाँ हो? क्या तुम ग्योंग्युन के साथ आई हो? सूजेन ने खुशी से पूछा। यूनस्योल जड़ हो गई, दिल जैसे बैठ गया। फिर खुद को संभालकर उसने पूछा, तुम ही घूमने आई हो? अफसोस नहीं, मैं फोटोशूट के लिए आई हूँ। वैसे तो छुट्टी होनी चाहिए थी, सूजेन ने उदासी से कहा। पर कोई बात नहीं, जुनयोंग यहाँ है, उसने तो मेरा फेवरेट ड्रिंक भी ऑर्डर किया है। वो खुशी से जुनयोंग का हाथ और कसकर पकड़ गई। यूनस्योल के मन में अचानक आया, क्या ये मेरा ही पेय नहीं है? तभी एक कर्मचारी पास आया।
मिस सुजिन, आइए, मेकअप बदलने का समय हो गया है। सुजिन खड़ी हुई और जिन्योंग को भी अपने साथ खींचने लगी। चलो जिन्यान, मेरा फोटोशूट देखो, लोगों को अच्छा लगेगा। जिन्योंग ने जवाब दिया, लेकिन मेरे किसी और के साथ मिलने का प्लान है। ओह, युनसियोल के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। युनसियोल ने जल्दी से बीच में कहा, हाथ हिलाते हुए। अलविदा सुजिन, अलविदा मिस्टर तांग। युनसियोल की बात सुनकर जिन्योंग ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव समझ में नहीं आ रहे थे। फिर सुजिन उसे अपने साथ ले गई। युनसियोल वहीं खड़ी रही, दोनों को दूर जाते देखती रही। फोटोशूट की जगह पर एक कर्मचारी ने जिन्योंग से कहा, क्या आप सुजिन के दोस्त हैं या मॉडल? नहीं, मैं मॉडल नहीं हूं, उसने जवाब दिया। तभी सुजिन वापस आई। मैं कैसी लग रही हूं? उसने पूछा। जिन्योंग ने हल्की परेशानी के साथ उसे देखा, लेकिन फिर भी शिष्टता से बोला, अच्छी लग रही हो। अब क्या मैं जा सकता हूं? मेरे और भी काम हैं। तुम्हारे फोटोशूट के लिए शुभकामनाएं। सुजिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर रुक नहीं सकते? इस बार जिन्योंग बिना झिझक बोला, नहीं, मैं अभी जा रहा हूं। वो तेजी से उस जगह लौटा जहां उसने आखिरी बार युनसियोल को देखा था और उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो तुरंत होटल लौटा। कमरे, हॉल, बिस्तर वाला कमरा, यहां तक कि बाथरूम भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने फोन निकाला। घंटी की आवाज आई, पर आवाज बाथरूम की शेल्फ से थी। युनसियोल अपना फोन भूल गई थी। उसका दिल बैठने लगा। वो कहाँ गई होगी? यहाँ वो किसी को नहीं जानती। तभी दरवाजा खुला। वो मुड़ा और देखा कि युनसियोल अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। युनसियोल, तुम कहाँ चली गई थी? वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। मैं बस स्विमसूट खरीदने गई थी। तुम्हें बताना चाहिए था। उसकी आवाज अभी भी तनाव में थी। कैसे बताती? सुजिन तुम्हारे साथ थी। तुम दोनों काफी देर साथ थे। लेकिन चिंता मत करो, मैंने गलत नहीं समझा, उसने धीरे से कहा। जिन्योंग ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। शॉपिंग बैग नीचे गिर गया। उसने उसे कस के अपनी बाहों में ले लिया। मैं बहुत परेशान हो गया था। क्या यही एहसास है जिसकी तुम बात कर रही थी, चो युनसियोल? उसने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसका चेहरा लाल हो गया। धीरे धीरे उसने भी अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट दी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे जिन्यांग, बाहर से सुजिन की आवाज आई। युनसियोल घबरा गई। वो सुजिन है, जिन्योंग ने कहा। मैंने उसे नहीं बुलाया, ऐसे ही रहने दो, किसी की परवाह मत करो। सुजिन कुछ देर तक दरवाजा खटखटाती रही, फिर बोली, रिसेप्शन ने यही कमरा बताया है, शायद वो बाहर होगा। और वो चली गई। युनसियोल ने राहत की सांस ली। मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? क्यों? जिन्योंग ने पूछा। "अ, अगर वो हमें साथ देख लेती तो क्या ये खतरनाक नहीं होगा? यूनसेल ने चिंता में कहा। अभी थोड़ी देर पहले तो हम पकड़े ही जाने वाले थे। वो बोला, क्या तुम्हें इतना डर है कि कॉलेज में लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चल जाएगा? ऐसा नहीं है, यूनसेल ने कहा, लेकिन अगर उसे पता चला तो वो बहुत हंगामा करेगी। ये साफ है कि वो तुम्हें पसंद करती है। उसने बिना झिझक जवाब दिया। मुझे उसकी परवाह नहीं है और ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर थोड़ा झुक कर बोला, और वैसे भी हम अभी हनीमून पर है। ये कहते हुए उसने अपने अंगूठे से उसके होंठ छुए। इसलिए बस मुझ पर ध्यान दो और बाकी सबको भूल जाओ, उसने धीमे स्वर में कहा और उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। वो झुका और उसकी कमर में बाहें डाल ली। अब से तुम मेरे बिना बाहर नहीं जाओगी, चो युनसेल, उसने अधिकार भरे लहजे में कहा। फिर उसने उसके होंठों को गहरे किस में बांध लिया। युनसेल ने भी जवाब दिया। उसने एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाला और दूसरे हाथ से उसकी कमीज कस कर पकड़ ली। जैसे जैसे किस गहराता गया, दोनों की सांसें तेज हो गई। वो उसके होंठों से उसकी गर्दन तक आ गया और वहां प्यार भरे किस देने लगा, जिसे यूनसेल के मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। जब उनकी आंखें फिर से मिली तो उसे उसकी निगाहों में प्यार, चाहत और गहरी तलब साफ दिखी। उस तीव्र भावना से घबराकर वो शर्माते हुए मुंह फेर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले ही पल उसने उसे गोद में उठा लिया। उसके पैर अपने आप उसकी कमर के चारों ओर लिपट गए। सहारे के लिए उसने गर्दन में बाहें डाल लीं। उसका चेहरा फिर पास आया और उसने उसे जोरदार किस में बांध लिया। यूनसेल उसे कसकर पकड़े रही, जैसे छोड़ने से डर रही हो, उस पल की गहराई में खुद को पूरी तरह सौंपते हुए। धीमी लेकिन पक्की चाल से वो उसे कमरे की ओर ले गया। नरमी से उसे बिस्तर पर लेटाया। उसका शरीर उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई, जैसे हर एक लम्हा अपने दिल में कैद कर लेना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियां फंसाई और उसके हाथ बिस्तर से हल्के से दबा दिए। उस रात ये साफ हो गया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ कागजी शादी से बहुत आगे निकल चुका था। सुबह हुई।
खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। जमीन पर कपड़े बिखरे पड़े थे और मेज पर अध खाली शराब के गिलास रखे थे। यूनसिल ने धीरे से आंखें खोली। अभी सुबह ही है, ऊपर से जिनयोंग की आवाज आई। और सो जाऊं, 1 घंटे में जगा दूंगा। अचानक उसे सब याद आ गया। वो झट से उठी और चादर अपने चारों ओर लपेट ली। उसने पीछे से उसे बाहों में ले लिया। याद नहीं है या फिर दोबारा करना पड़े, वो चिढ़ाते हुए बोला। फिर उसके माथे पर हल्का सा किस दिया। घबराओ मत, मजाक कर रहा हूं। और उसे अपने और पास खींच लिया। हालांकि तुम्हें थोड़ी देर और ऐसे ही पकड़े रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूनिया उसकी छाती से लग गई। उसका सर उसके दिल पर टिका था। उसके दिल की धड़कन उसे अंदर तक सुकून दे रही थी। पता नहीं क्यों, वो मन ही मन सोचने लगी। उसकी धड़कन मुझे शांत कर देती है, मुझे सुरक्षित महसूस कराती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल एक ही ताल में धड़क रहे हों। आखिरी दिन जिनयोंग ने पूछा, सब सामान पैक कर लिया? वो बाहर खड़ी अकेली थी। मैं दादाजी को फोन करना चाहती थी। उसने पीछे से उसे थाम लिया। अकेले बाहर मत रहा करो। फोन जुड़ा। दोनों कैसे हो? दादाजी ने पूछा। मौसी ने मजाक में कहा, अब याद आई? जिन्यांग ने हंसते हुए कहा, हम साथ में इतना समय बिता रहे थे कि समय का पता ही नहीं चला। अच्छी बात है, मौसी हंसी। शायद जल्दी खुशखबरी भी आ जाए। जिन्यांग ने यूनसियोल को और पास खींच लिया। चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। फोन खत्म होते ही यूनियल मुस्कुराई। धन्यवाद जिन्योंग, दादाजी बहुत खुश लग रहे थे। उसने नरम नजर से उसे देखा और धीरे से पूछा, और तुम खुश हो? समंदर की तरफ देखते हुए यूनियल बोली, मैं भी खुश हूँ, दादाजी को इतना खुश देखकर। मुझे अच्छा लगा, जिन्योंग ने प्यार भरी आंखों से कहा। घर लौटने के बाद दोनों ग्योन से मिलने गए। वो हंसते हुए बोली, तुम दोनों सच में हनीमून से लौटे नए नवेले जोड़े लग रहे हो। चिढ़ाना बंद करो, यूनियल कराकर बोली। लेकिन तुम कुछ अलग लग रही हो यूनियल, ग्योन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कहीं हनीमून पर कुछ हो तो नहीं गया? बस करो, यूनियल ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। जिन्योंग मुस्कराया। क्या मैं मिंजिन का इंतजार यहाँ कर सकता हूँ? बिल्कुल, ग्योन बोली। शरारती होते हुए जिन्योंग ने पूछा, जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या मैं यूनियल के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? मुझसे ही पूछ लो ना, यूनियल झुंझलाकर बोली। ग्योन ने उसे नजरअंदाज किया और कहा, पूछो, क्या जानना है? क्या ये सच ही कि यूनियल ने 108 बार किस किया है? जिन्योंग ने आंखों में शरारत लिए पूछा। 108? ग्योन जोर से हंस पड़ी। कुछ मत बोलो, यूनियल गिड़गिड़ाई। ये नामुमकिन है, ग्योन ने कहा। उसने कभी किसी को डेट भी नहीं किया। जिन्योंग ने भौं उठाई। तो फिर 108वां किस क्या कहानी है? इससे पहले कि यूनियल कुछ कहती, मिंजिन आ गया। अरे मिंजिन, यूनियल ने जल्दी से कहा। नमस्ते, उसने कहा। माफ करना, हमें चलना होगा। ठीक है, यूनियल ने कहा और लगभग जिन्योंग को बाहर की ओर धकेल दिया। जैसे ही वो लौटी, ग्योन फिर बोली, 108 केस, बस करो, यूनियल बोली। लेकिन क्या तुम्हारे पति को जानने का हक नहीं? ग्योन हंसते हुए बोली। वैसे मेरा दिया तोहफा काम आया? यूनियल शर्मा गई। असल में कुछ और हुआ। क्या? ग्योन ने उत्सुकता से पूछा। यूनियल ने हनीमून के दौरान सूजिन के अचानक आने की पूरी कहानी बता दी। यकीन नहीं होता, ग्योन ने कहा। अगर इत्तेफाक नहीं था तो क्या वो मिस्टर कांग का पीछा कर रही थी? शायद इत्तेफाक ही रहा हो, यूनियल बोली। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर, ग्योन बोली। क्या बात है? तभी यूनियल का फोन बजा। सोन था। मेरे पास खुशखबरी है, उसने उत्साह से कहा। क्या? यूनियल ने पूछा। याद है वो मुलाकात? उसी की दोस्त की कंपनी में मुझे ट्रेनिंग का मौका मिला है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मुझे ही क्यों बुला रहे हो? ग्योन बीच में बोली। बाद में यूनियल सोचने लगी। बुरा विचार नहीं है, लेकिन क्या मुझे जिन्योंग से पूछना चाहिए? उस रात यूनियल सोफे पर बैठी जानकारी देख रही थी। जिन्योंग कमरे में आया, बाल सुखाते हुए। मुझे लगा तुम सो रही हो। यूनियल पलटी और चौंक गई। तुम ऐसे क्यों हो? उसने चेहरा ढक लिया। क्या दिक्कत है? ये मेरा भी कमरा है। वो झुका और उसके गाल दबाए। कमरे में रहने वाले को ऐसे देखना आम बात है। छेड़ो मत, यूनियल बोली। ग्योन ने आज बहुत तंग किया। क्या उसने उस तोहफे के बारे में पूछा? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, यूनियल शर्मा गई। तो पछतावा है? वो और पास आया। रुको, यूनियल ने उसके होठ पर हाथ रख दिया। मुझे एक बात करनी है। मैं ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इजाजत चाहिए या नहीं, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। जिन्योंग ने सोचा। क्यों? छुट्टियां बेकार नहीं गंवाना चाहती, कुछ सीखना चाहती हूँ। मेरी कंपनी में कर लो।
यही तो मैं नहीं चाहती, यूनियल बोली। मैं अपने दम पर करना चाहती हूँ। वो हल्का सा हंसा। ठीक है, लेकिन पहले इनाम देना होगा। कौन सा इनाम? उसने चिढ़ाते हुए कहा। इतनी आसानी से नहीं, यूनियल बोली। रोक कर दिखाओ, वो मुस्कुराया। अगले दिन यूनियल कैफे में इंतजार कर रही थी। सोन हाफता हुआ आया। इतनी देर क्यों हुई? यूनियल बोली। ये छोड़ो, सोन बोला। हमें अब जानकारी देखने की जरूरत नहीं। क्यों? मिस्टर कांग की कंपनी ने ट्रेनिंग शुरू की है। पिछली परीक्षा में हमारे नंबर अच्छे थे तो हम सीधे शामिल हो सकते हैं। यूनियल का दिमाग तेजी से चला। ये जरूर कांग जिन्योंग का काम है। अगली सुबह यूनियल ने कहा, माँ पापा, अगले हफ्ते से मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगी। माँ घबरा गई। पैसों की समस्या है क्या? ऐसा नहीं है, यूनियल मुस्कुराई। पिता ने पूछा, किस कंपनी में? यूनियल ने जिन्योंग का हाथ पकड़ा। जरूरत नहीं है पापा, जिन्योंग ने कहा। यूनियल मेरी कंपनी में कुछ और बच्चों के साथ ट्रेनिंग करेगी। दोनों को राहत मिली। गाड़ी के पास यूनियल बोली, जिन्योंग जवाब दो। कुछ समझाने लायक नहीं, उसने कहा। तुमने मुझे धोखा दिया, यूनियल बोली। फिर अचानक ट्रेनिंग क्यों शुरू की? वो धीरे से उसकी थोड़ी उठाते हुए वो बोला, मैं बस अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, बस इतना ही। यूनियल ने गाल फुला ली, लेकिन समझ गई कि बहस का कोई फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे बाकी ट्रेनियों से अलग मत रखना, उसने दृढ़ता से कहा। वो मुस्कुराया। ठीक है, पूरे मन से। टीजे कॉर्ट में पहले दिन सुपरवाइजर यंग मी ने सबका स्वागत किया। स्वागत है, हमारी कंपनी होटल और रिजॉर्ट की योजना बनाने पर काम करती है। आने वाले समय में हम युंगान में एक होटल प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अगले 1 महीने तक आप सब हमारी मदद करेंगे। शुरू करने से पहले कोई सवाल? सोन ने हाथ उठाया। मेरे पास एक सवाल है। हाँ, पूछिए, यंग मी ने कहा। मैम, आपकी उम्र कितनी है? उसके सवाल से माहौल अजीब हो गया। यंग मी ने असहज होकर कहा, काम से जुड़ा सवाल पूछिए। तभी एक महिला कमरे में दाखिल हुई। व्यक्तिगत सवाल काम के बाद पूछिए। सबने उसकी ओर देखा। यंग मी ने परिचय कराया। ये हैं यूनहाई जेंग, मिस्टर कांग की सेक्रेटरी। सबने नमस्ते कहा। सुप्रभात, उसने जवाब दिया। यून हिल और सुकून कौन है? मिस्टर कांग ने बुलाया है। ऑफिस से गुजरते हुए यून हिल ने सोचा, तो यही जिन्योंग की कंपनी है। सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और कहा, मिस्टर कांग, ये आ गए हैं। धन्यवाद सेक्रेटरी, सून ने कहा। अंदर आते ही यूनियल ने देखा कि जिन्योंग अपनी मेज पर काम कर रहा है। उसने सोचा, पहली बार उसका ऑफिस और काम करने का तरीका देख रही हूँ। जिन्योंग ने नजर उठाई और कहा, सब में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की ट्रेनिंग आपको अच्छा अनुभव देगी। धन्यवाद मिस्टर कांग, हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। यूनियल और मैं लगभग किसी और कंपनी में ट्रेनिंग करने वाले थे, सोन ने जोड़ दिया। जिन्योंग का चेहरा गंभीर हो गया। तुम दोनों साथ ट्रेनिंग करने वाले थे? बिल्कुल, सोन हंसा। मेरे बिना तो यूनियल बिल्कुल खोई हुई बच्ची है। जिन्योंग ने कैबलेट उठाया। ठीक है, सेक्रेटरी से जो पूछना हो पूछ सकते हैं। अब काम शुरू कीजिए। बाहर निकलते समय यूनियल ने पीछे देखा तो जिन्योंग फिर से काम में डूब चुका था। वो इतना ठंडा क्यों है, उसने सोचा। बाद में फाइल ढूंढते हुए सोन ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? मैम, यंगमी ने पिछले साल के होटल प्रोजेक्ट की फाइल मंगवाई है, पर मिल नहीं रही, उसने कहा। सोन ने एक फाइल उठाई। अरे ये रही। सब देख लिया था, ये कैसे छूट गई? यूनियल ने सिर पर हल्का सा थपथपाया। मैं कैसे नहीं देख पाई? तुमने खाना नहीं खाया है इसलिए ध्यान नहीं लग रहा, सोन ने चिढ़ाया। फाइल देकर ही खाऊंगी, वो बोली। सोन ने उसका सिर सहलाया। ज्यादा जोर से लग गया क्या? हाथ हटाओ, वो झुंझलाई। दूर से जिन्योंग ने ये सब देखा, साफ नाराज होते हुए। सेक्रेटरी, आज की 4 बजे की मीटिंग कल सुबह 8 बजे कर दीजिए, उसने चलते हुए आदेश दिया। यूनियल ने देखा और झुककर कहा, नमस्ते। जिन्योंग बिना देखे आगे बढ़ गया। क्या उसने मुझे अनदेखा कर दिया? उसकी आंखें फैल गई। पीछे मुड़कर उसने देखा, वो किसी और कर्मचारी को मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। मैंने कहा था मुझे अलग ट्रीट मत करो, लेकिन बस नमस्ते का जवाब देना या मुस्कुराना इतना मुश्किल है? वो झुंझला गई। अगले दिन उसने 2 सहकर्मियों की बातें सुनी। आज सुबह लिफ्ट में डायरेक्टर कांग मिले थे। उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा पकड़ा। ठंडे दिखते हैं लेकिन अच्छे हैं। हाँ, उनकी पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी, दूसरे ने मजाक किया। यूनियल ने सोचा, तो वो बाकी लोगों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। मुझसे ना तो बात ना नमस्ते, और जब चाहे तभी सामने आते हैं। मुझे पहले से पता था उनकी कंपनी में ट्रेनिंग करना गलती थी। तभी यंगमी ने पुकारा, यूनियल, क्या कॉफी ला दोगी? हाँ, उसने कहा। जिन्योंग के ऑफिस के पास से गुजरते हुए उसने सोचा, अपने काम पर ध्यान दो यूनियल। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे थे। रुको। दरवाजे खुले। अंदर जाते ही उसने धन्यवाद कहा और ऊपर देखा। जिन्योंग, आ रही हो या नहीं? उसने पूछा।
हाँ, वो अंदर आई। खामोशी काफी भारी थी। आखिर यूनियल बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सुकून के साथ ट्रेनिंग करने वाली थी? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वही बात, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? उसने कहा, कौन सा पति अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ बार बार देखकर चुप रह सकता है? तभी लिफ्ट रुक गई। दरवाजे खुले। नमस्कार मिस्टर कांग और नमस्कार यूनसे हिल। सुकून मुस्कुराया। नमस्ते सुकून, जिन्योंग ने कहा। मैं चलता हूँ। सुकून ने यूनियल की आंखों में आंसू देखे। यून, तुम रो रही हो? कोई चोट लगी? जिन्योंग ने पलट कर देखा, लेकिन लिफ्ट बंद हो चुकी थी। मैंने क्या कर दिया? उसे अपराध बोध हुआ। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मैं उसे सुकून के साथ क्यों छोड़ आया? नीचे पहुंचकर उसने देखा यूनियल और सुकून कॉफी ले रहे थे। वो रुक गया। तभी फोन बजा। ठीक है, मैं आता हूं, उसने कहा और आखिरी बार उन्हें देखकर चला गया। कॉफी लेकर लौटते हुए सुकून ने पूछा, तुम सच में ठीक हो? हाँ, उसने दृढ़ता से कहा। भीड़ भरी लिफ्ट में सुकून उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें धक्का तो नहीं लग रहा? नहीं, उसने हल्की मुस्कान से कहा। उसी लिफ्ट में सुकून ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में कुछ नया जाग रहा हो। देर रात घर लौटकर जिन्योंग ने धीमे से पुकारा, यूनी। उसने सोचा वो सो चुकी थी, जानबूझकर उससे बच रही है, लेकिन उसे बात तो कहनी ही थी। जैसे तुम्हें सुजिन का मुझे पीछा करना पसंद नहीं, वैसे ही मुझे सुकून का हमेशा तुम्हारे पास रहना अच्छा नहीं लगता।